क्योंकि वो एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी कम्स फर्स्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट। अच्छा ओके, वी वर डिस्कसिंग दिस, है ना, यही है ना हमारी लास्ट क्लास। हमने ये डिस्कस कर लिया कौन कौन इसमें से एरोमेटिक है। ओके, सो वी हैव डन नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन, पायरोल, पिरिडीन, थायोफीन एंड सम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। और ये भी डिस्कस कर लिया था कि बेंजाइन एरोमेटिक होता है एंड इट इज अनस्टेबल, राइट। आयुष, एनी डाउट्स इन द लास्ट क्लास? प्रियांशी, नंदिनी, आयशा, आकृति? नो मैम। नो मैम। चलिए अब एरोमेटिसिटी को और अच्छे से खंगालते हैं। स्तुति नहीं आई क्लास में? के तान्या आई है? स्तुति है? मैम नहीं, वो नहीं आई। क्यों मैम पता नहीं, मैं मैसेज कर देती हूँ उसे। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने, फिर बाद में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलिए अब मैं कुछ और कंपाउंड्स हम लोग देखते हैं जो एरोमेटिक होते हैं। तुझे पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं शाम? जो साइक्लिक है, प्लेनर हैं और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं, दे आर एरोमेटिक। जो साइक्लिक हैं, प्लेनर हैं बट 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं, दे आर एंटी एरोमेटिक एंड दे आर लीस्ट स्टेबल। फिर जो साइक्लिक है, प्लेनर या प्लेनर नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक हो गए, या फिर नॉन साइक्लिक है तो फिर वो नॉन एरोमेटिक हो गए। स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे चलता है? सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स, देन कम्स द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड द लीस्ट स्टेबल्स आर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। आज हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड्स की बात करते हैं जो देखने में तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि शायद प्लेनर हैं बट प्लेनर नहीं है, या फिर कोई ना कोई एक्स्ट्रा उनके अंदर ऐसे एफर्ट्स हैं जो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं। तो जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट अ कंपाउंड लाइक दिस। ये कैसा कंपाउंड है हमें सोचना है। नाउ दिस इज साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। इस कंपाउंड की बात करें तो ये देखने में आपको क्या लग रहा है कि भाई साइक्लिक तो है, ऑलराइट। देखने में आप यहां देखोगे हर कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा होगा, तो मतलब प्लेनर भी है, कोई इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, इसका मतलब इसके अंदर बस अब इलेक्ट्रॉन मुझे गिनने। अगर मैं इलेक्ट्रॉन गिनूंगी तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब सिस्टम को क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक, बट दिस इज नॉट एंटी एरोमेटिक। नाउ व्हाई? सी, आपको थोड़ी सी बात समझनी है। आपको ये पता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये पता है कि सबसे स्टेबल मेंबर कौन सा होता है, 6 मेंबर रिंग सबसे स्टेबल होती है ना, तो 7 और 8 आर नॉट दैट स्टेबल। एक तो 8 मेंबर की रिंग बना दी आपने जो कि ज्यादा स्टेबल है नहीं। दूसरा, प्लेनर रह के इसे कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि प्लेनर होते ही क्या बन रहा है? एंटी एरोमेटिक विच इज लीस्ट स्टेबल। जब इसके पास चांस है कि नॉन प्लेनर हो जाए, क्योंकि 8 मेंबर कैन गेट नॉन प्लेनर वेरी इजिली, है ना, वो तो काफी बल्कि रिंग है, तो ये प्लेनर है कि इसे कोई फायदा तो हो नहीं रहा। तो अचानक से अपनी आप को स्टेबल करने के लिए ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बेसिकली नॉन प्लेनर हो जाती है। ये हमें लगता है कि प्लेनर है बट ये नॉन प्लेनर होती है क्योंकि ये टफ फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लाइक दिस। मैम, और नॉन प्लेनर होती है क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक। हाँ बेटा बोलो। मैम उसका मैसेज आया, वो कह रही वो नहीं आ रही आज। ठीक है। So the compound which is looking like aromatic but this is looking like a planar compound but actually it is non-planar, ये system क्या है हमारा? Non-aromatic। ये बात सबको समझ आई है? ये 8 या उससे ज्यादा नहीं, वैसे ये 8 से ज्यादा वाले में ऑब्जर्व हुआ जिसको प्लेनर रह के वो एंटी हो रहे हैं वो नॉन प्लेनर हो जाए। अगर वो प्लेनर है कि एरोमेटिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, दे आर स्टेबल। बट अगर वो प्लेनर है और एंटी बन रहे हैं तो अनस्टेबल होने से अच्छा है ना नॉन प्लेनर हो जाए, और चांस भी है नॉन प्लेनर होने का, है ना। मैम मतलब ये जो साइक्लो प्लेनर होता है नॉन एरोमेटिक। हाँ जी हम साइक्लोऑक्टाटेट्राइन ऐसा बनेगा तब नॉन एरोमेटिक होगा। वो बनेगा नहीं, वो होता ही ऐसा है, वो हमें लगता नहीं है, बनाते ऐसे बट 3 डायमेंशन में ही ऐसा होता है।
अच्छा तो वो ठीक है। हमेशा ही नॉन एरोमेटिक होता है। ऐसा नहीं कि इन पर्टिकुलर केस ऐसा बनेगा तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, वो ऐसा भी बना के दे तो आप इसे नॉन एरोमेटिक ही बोलोगे, क्योंकि ठीक है। एक्चुअल स्पेशल अरेंजमेंट इसका नॉन एरोमेटिक है, ठीक है ठीक है। टक शेप में एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, हाँ या ना? ये नॉन एरोमेटिक कैसे हो रहा है, मतलब नॉन प्लेनर हो गया ना? sp3 कहाँ पे है? sp3 नहीं है, पर वैसे ही नॉन प्लेनर हो गया ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये और यहाँ पे 2 लिम्स लगा दिए, तो प्लेनर कहाँ से हुआ कंपाउंड? ठीक है, तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि लगते ये क्या है, मतलब अगर हम सिंपल इस बात के ऊपर जाए ना कि हर कार्बन के ऊपर sp2 या डबल बॉन्ड होना चाहिए, बहुत जल्दी आ गए। अब आपके यहाँ बन हो गई। ओहो, फिर कैसे ऐसे लेकर आया तू उसे? नहीं उसको रास्ते में छोड़ी वहीं पे। और तेरा मास्क है ये यहाँ रखने के लिए? अच्छा, कहाँ है? तेरा दोस्त है, तुझे अपने दोस्त के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए मुझसे। आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन में बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ बता रही थी, हाँ मैं ये बता रही थी कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो दिखने में ऐसे लगते हैं कि हर कार्बन sp2 है, प्लेनर होंगे, बट स्पेशल अरेंजमेंट में वो प्लेनर नहीं होते, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन बेटा पाई बॉन्ड से देखने हैं, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड। हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 टू द 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए ना इसके अंदर, तो इसलिए 4n का फॉल हो गया ना, 4n का मल्टीपल हो गया तो एंटी एरोमेटिक। 4n प्लस 2 का मल्टीपल होता तो एरोमेटिक। ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है तो आप अगर देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब दैट पाई बॉन्ड इज बेंजाइन टाइप, है ना, तो उसको 2 ही गिनेंगे, तो वो तो रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि साइक्लिक में अदरवाइज तो ट्रिपल बॉन्ड बन ही नहीं सकता ना। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, हाँ या ना? अब मैम। अगर मैंने आपको कुछ ऐसे कंपाउंड्स दिए, हाँ आकृति? मैम जो मतलब ये नॉन प्लेनर इसलिए हो रहा है ना क्योंकि जो 8 कार्बन की रिंग हो जाएगी वो अनस्टेबल होगी। तो मेरी बात नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो नॉन प्लेनर हो नहीं रहा, वो एक्चुअली में ही नॉन प्लेनर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका नॉन प्लेनर की फॉर्म में एग्जिस्ट होने का कारण ये है कि प्लेनर होके उसे कुछ नहीं मिल रहा, वो है ही नॉन प्लेनर, वो बाद में नॉन प्लेनर नहीं बन रहा, वो है ही नॉन प्लेनर, वो दिखता नहीं है बस हमें कि नॉन प्लेनर है। ओके मैम। ठीक है, अब जैसे मैंने ये कंपाउंड्स दिया आपको, अब इन कंपाउंड्स के अंदर बेटा हमने क्या लगा दिया है? बोरॉन ना। बोरॉन लगाने से मुझे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या समझ आना चाहिए भाई? आपको ये पता होना चाहिए कि बोरॉन 3 ही बॉन्ड बनाता है, पता है सबको? 3 बॉन्ड बनाता है, मतलब बोरॉन के कंपाउंड्स sp2 होंगे, तो ये भी एज अ कार्बन अगर इसे देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp2, सारा साइक्लिक भी है और sp2 भी है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एंटी एरोमेटिक। अब इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि ये नॉन प्लेनर होगा, क्योंकि नॉन प्लेनर होने के लिए 6 मेंबर से बड़ी रिंग होनी चाहिए, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। है 5 मेंबर की रिंग, तो अगर ये एंटी है तो फिर है, उसको कुछ नहीं कर सकते। 6 से ऊपर में अगर एंटी बन रहा है तो वो कोशिश करेगा नॉन प्लेनर होने। जल्दी आ गया? सॉरी का मैं क्या करूं, जल्दी आना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए। तेरे दोस्त को लगा तू नहीं आएगा, पर मुझे उम्मीद थी कि तू आएगा। सबको समझ आया ये बात? आप लोगों को याद है हमने ट्रोपाइलियम की बात की थी? ट्रोपाइलियम में भी अगर मैं बोरॉन लगा दूं, क्या ये एरोमेटिक बनेगा? कौन बताएगा मुझे? इज दिस एरोमेटिक? यस इट इज। भैया कार्बोकटायन लगाओ या बोरॉन लगाओ, एक ही बात होती है, क्योंकि कार्बोकटायन भी sp2 होता है, बोरॉन भी sp2 होता है, तो फोटो खींचना बाद में कर लियो, जो आगे भी बता रहे वो कर ले पहले, बाद में ले लियो फोटोग्राफ्स भी। फिर ये फोटोग्राफ्स ले लेके गैलरी भरी रहती है और कुछ नहीं होता है, और फिर ये पता नहीं होता पहला पेज कौन सा, दूसरा पेज कौन सा और कौन से पन्ने हैं। यही होता है बेटा, कुछ नहीं होता इसके आगे। फिर जब गैलरी इतनी ज्यादा भर जाती है फिर सोचते हैं कि सिर्फ सेलेक्ट ऑल डिलीट, बाद में देखेंगे क्या करना है। दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज they can give you certain kind of compounds जो कि बोरॉन के कंटेनिंग हो, उसमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ना हो और बोरॉन लगा दिया जाए, तो प्लीज बी वेरी श्योर कि बोरॉन भी sp2 होता है, उसको भी एक नॉर्मल कार्बन के जैसे कंसीडर करो जो कि sp2 है, बाकी नॉर्मल हिसाब से चलो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, जस्ट लाइक ट्रोपाइलियम।
कितने बच्चे समझ पाए मेरी बात? तान्या, प्रियांशी, इज दैट क्लियर? यस मैम। आयशा, नंदनी, Yes, आकृति, यस मैम। ठीक है, हर्ष। नाउ देयर इज अ केस जिसमें पायरीन इन्वॉल्व होता है। पायरीन क्या है? पायरीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी बेंजीन रिंग एक साथ फ्यूज हो गई। जैसे अभी तक आपने कितनी बेंजीन रिंग एक साथ फ्यूज करी हैं? 3 करी है। मतलब जो मैंने कराई है उसमें बेंजीन, एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन, नैप्थलीन। तो नैप्थलीन में 2, एंथ्रासीन में 3 और फिनांथ्रीन में भी 3 बेंजीन रिंग हमने फ्यूज कर दी। यहाँ पे हम बहुत सारी बेंजीन रिंग फ्यूज करेंगे एक दूसरे के साथ। लेट्स फ्यूज 4 बेंजीन रिंग टुगेदर। ठीक है जी। A compound is like this. This is called pyrene. अब पायरीन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, आपको क्या लग रहा है कि कंपाउंड प्लेनर होगा? सबसे पहले मैं ये सोचना है क्या ये कंपाउंड प्लेनर होगा? तो अगर मैं ध्यान से देखूं, है तो ये बेंजीन का फ्यूजन ही ना। जैसे नैप्थलीन थे, एंथ्रासीन थे, तो बेंजीन तो प्लेनर कंपाउंड है। एक साथ 4 बेंजीन लगा दो या 10 भी बेंजीन लगा दो तो कंपाउंड तो प्लेनर ही रहेगा ना सारा का सारा। तो यस, कंपाउंड प्लेनर है। साइक्लिक ये कंपाउंड मुझे दिख रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी है। अगर मैं इसके पाई इलेक्ट्रॉन गिनूंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, मतलब 16, जो कि 4n को फॉलो कर रहा है। मुझे क्या लग रहा है ये कंपाउंड क्या है, लेकिन मैं गलत हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एरोमेटिसिटी की स्टेबिलिटी का कारण क्या होता है? प्रॉपर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई क्लाउड। अगर तुम इस 4 बेंजीन रिंग में रेजोनेंस कराओगे तो क्या तुम देख पाओगे? अगर तुम प्रॉपर डीलोकलाइजेशन कराओगे पाई क्लाउड की, मिडल वाला पाई बॉन्ड इन्वॉल्व ही नहीं होगा। पूरे साइक्लिक में लेकर जाओ, टॉप से लास्ट तक लेकर जाओ, मिडल वाला बॉन्ड तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ रेजोनेंस में। और अगर मैंने मिडल वाला इन्वॉल्व करा दिया, सपोज मैं ऐसा करती हूं, ये इसको इधर ले जाती हूं और ऐसे रेजोनेंस करा देती हूं, तो आप देखेंगे सिर्फ 1 पार्ट में रेजोनेंस होगी, बाकी पार्ट खाली रह जाएगा। तो अगर वो तो प्रॉपर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं होती ना भाई। प्रॉपर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन कराने के लिए तो पूरे स्ट्रक्चर में रेजोनेंस कराना, और पूरे स्ट्रक्चर में रेजोनेंस सिर्फ तभी हो पाएगा जब ये मिडल वाला डबल बॉन्ड रेजोनेट ना करे, और ये ना करे मतलब इसे गिनने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये लग रहा है 16 पाई इलेक्ट्रॉन, बट ये एक्चुअली कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 14 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज एरोमेटिक इन नेचर। कितने बच्चों को मेरी बात समझ आई है? मैम क्योंकि बीच वाला रेजोनेट नहीं कर रहा इसलिए ना। हाँ, शाहीन क्लियर है? अस्मी, आयुषी, सान्या, देवांश, सक्षम, ईशान, श्रेयांश, गौरव, तान्या, यस मैम। तू तो वो तो है नहीं, और क्या नाम है और कौन है? प्रियांशी, आकृति, संयम, क्लियर है सबको? यस मैम। चलें आगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बीच में डिसीजन इस तरीके से होता है, जैसे मैं इसको समझाती हूँ थोड़ी देर में ना, अभी बताऊंगी। अभी पहले इतना कर लेते हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी बाकियों के दिमाग में। यहाँ तक ठीक है, बात समझ आई? ऑलराइट। अब जैसे मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स, पहली बात तो हमने जो पेक्यूलर केसेस करे हैं उसको ध्यान रखेंगे, मतलब वो ऐसा है वो आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है। साइक्लोऑक्टेट्राइन इज वन ऑफ द पेक्यूलर केस जिसमें आपको याद रखना है कि वो नॉन प्लेनर होता है। 8 कार्बन के रिंग, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, नॉन प्लेनर। दूसरी चीज, पायरीन एरोमेटिक होता है क्योंकि मिडल वाला डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तीसरा पेक्यूलर केस कि अगर बोरॉन लगा दे तो बोरॉन कुछ नहीं करता, वो सिंपल एक कार्बोकेटाइन जैसे बिहेव करता है, सिस्टम
sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, वो पर्टिकुलर आइटम sp2 हो जाता है। थर्ड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इस केस का। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाती हूँ, पहले आप समझिए एक मिनट। एक वर्ड लिया जाता है बेटा, इस वर्ड को बोला जाता है एन्युलिन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस और हैव सीन दिस वर्ड एन्युलिन्स? कभी नहीं सुना। एन्युलिन्स क्या होते हैं? एन्युलिन्स मोनोसाइक्लिक सिस्टम्स होते हैं, मोनोसाइक्लिक सिस्टम्स विद कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, विद कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। मोनोसाइक्लिक का मतलब एक साइकिल होनी चाहिए और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होनी चाहिए। जैसे बेंजीन सब लोग जानते हैं ना, तुम्हें पता है इसको ऑफिशियल नेम क्या है? एन्युलिन 6। एन्युलिन क्यों है? क्योंकि एक साइकिल है और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर? 6, तो एन्युलिन 6। तो बेंजीन को एन्युलिन 6 भी बोला जाता है। नैप्थलीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, पायरीन, ऐसे कंपाउंड्स कभी भी एन्युलिन नहीं होते, दे आर नॉट एन्युलिन। क्यों? क्योंकि मोनोसाइक्लिक नहीं है, इनके लिए एनुलिन वर्ड नहीं यूज किया जाएगा। अब आते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन एक एनुलिन होगा, मोनोसाइक्लिक विद कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स, एनुलिन 8 इसका नाम है। तो वो कभी कभी क्या करते हैं, टू इंक्रीज द लेवल अप क्वेश्चंस, वो आपको बेंजीन नहीं लिख के देंगे, एनुलिन 6 लिख के देंगे, एनुलिन 8 लिख के देंगे, एनुलिन 10 लिख के देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एनुलिन 6 बेंजीन है, वो एरोमेटिक है, एनुलिन 8 साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है जो कि नॉन एरोमेटिक है। ठीक है। अब जो मैं तीसरा केस बता रही हूँ वो ये है, जो आपको दिख रहा है ये मोनोसाइक्लिक है, क्योंकि मैंने बीच में से पार्टीशन हटा दिया इसका। भाई इस पर लगा दूंगी पार्टीशन तो ये बन जाएगा नैप्थलीन, मैंने पार्टीशन हटा दिया, तो ये मोनोसाइक्लिक है और एनुलिन 10 इसका नाम है, क्योंकि आपको इसके अंदर दिख रहा होगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, राइट। नाउ ये एनुलिन 6 मुझे कैसा लग रहा है? मुझे इस एनुलिन 6 को देखकर लग रहा है कि भाई ये एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होता, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये जो 2 कार्बन्स हैं हमारे, इनके ऊपर जो हाइड्रोजन्स हैं ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास हैं। अब पॉइंट ये है कि हम लोग ये बोलते हैं कि भाई हाइड्रोजन्स तो सबसे छोटे ग्रुप्स हैं, तो हाइड्रोजन तो रिपल्शन कॉज नहीं करते, हाइड्रोजन सबसे छोटे होता है, अग्रीड। लेकिन अगर कोई भी चीज सबसे छोटी भी है और वो एक दूसरे के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रही है, वो एक वैंडरवॉल रेडियाई डिस्टेंस पर होना जरूरी है। अगर कोई 2 चीज जो एक दूसरे के बीच में बॉन्ड नहीं बना रहे वो अपने वैंडरवॉल रेडियाई से पास आएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, नो मैटर उनका साइज क्या है। ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल। 2 नॉन, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ना, वैंडरवॉल फोर्सेस, हमने केमिकल बॉन्डिंग में किया था, तो हमने क्या बोला था? इट इज अ फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन नॉन बॉन्डेड स्पीशीज। तो नॉन बॉन्डेड स्पीशीज अगर इतने दूर है तो फोर्स वीक होगा ना, एक डिस्टेंस पे उनके बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा ना, दैट डिस्टेंस इज वैंडरवॉल रेडियस। अगर इससे पास कर दोगे ना तो रिपल्शन हो जाता है। तो हर नॉन बॉन्डेड के बीच में भी एक डिस्टेंस होना जरूरी है। यहाँ ज्योमेट्री ऐसी है कि जो दोनों एच है ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जिस वजह से ये अपने वैंडरवॉल डिस्टेंस से काफी पास है, एंड हेंस दे आर अंडरगोइंग बहुत अमाउंट ऑफ रिपल्शन, जो कि मॉलिक्यूल को फोर्स कर रहा है टू मूव आउट ऑफ द प्लेन। द रिपल्शन बिटवीन 2 bridging hydrogens is forcing the 2 rings to go out of the plane, forcing the 2 rings to get out of the plane. Right. So ये ऐसा लग रहा है कि प्लेनर है, but the structure is non-planar, hence this aniline 10 is non-aromatic. तो aniline 10 और aniline 8 का जो स्पेसिफिक केस है वो आपको याद रखना है कि वो लगते हैं कि वो प्लेनर हैं, बट वो प्लेनर नहीं होते, वो non-aromatic। ये बात कितनों को समझ आई है? आकृति, आयुषी, इज दैट क्लियर? यस मैम। अस्मी क्लियर? प्रियांशी, नंदनी, आयशा? यस मैम।
सक्षम? तो इन ये एनुलिन 10 को नॉन एरोमेटिक बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये दो ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स, करेक्ट? तो क्यों ना मैं इन हाइड्रोजन को हटा दूं और इनके ऊपर एक ब्रिजिंग ऑक्सीजन लगा दूं या ब्रिजिंग कोई भी ग्रुप लगा दूं। तो जैसे आप ब्रिजिंग ग्रुप लगाओगे वो हाइड्रोजन हट गए, तो दैट मीन्स अब तो कोई चांस ही नहीं है ना, कंपाउंड अपने आप फोर्सफुली क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन या ब्रिजिंग कोई भी कंपाउंड लगाने से जो आपका परपेंडिकुलर जा रहा था वो फोर्सफुली क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। और प्लेनर होते ही 10 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से सिस्टम क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन को बाहर है तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नहीं गिन रहे ना, सिर्फ पाई के गिन रहे। 1 2 3 4 5, पूरा जो रिंग है वो प्लेनर हो गई है ना। और ऑक्सीजन की वजह से प्लेनर हो रही है, पर ऑक्सीजन क्योंकि खुद परपेंडिकुलर चला गया तो उसके इलेक्ट्रॉन हमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करा। आप चाहो तो ऑक्सीजन लगाओ, चाहो तो कोई और ब्रिजिंग CH2 ग्रुप लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन मेक अ ब्रिजिंग कंपाउंड लाइक दिस, सिस्टम विल रिमेन एरोमेटिक विद 10 pi इलेक्ट्रॉन। Is that clear to everybody? सबको क्लियर है? आयुष, is that clear? Yes, ma'am. तो मतलब ब्रिज में हम कोई सा भी बाहर ग्रुप कुछ भी लगा सकते हैं, पर वो एरोमेटिक ही रहेगा ये। बिल्कुल। आगे बढ़े। तो अभी तक जितना भी एरोमेटिसिटी में आपको बताया है, इन सब के पेक्युलर केसेस याद रखो, ठीक है? वैसे तो सारे बहुत सिंपल थे, उनमें देखते ही कुछ पता चल रहा था, बस 2-3 को छोड़ दो। एक साइक्लोऑक्टेट टेट्राईन मतलब एनुलिन 8, एक एनुलिन 10, और पिरिडीन पायरॉल का कंसेप्ट क्या था कि पिरिडीन का लोन पेयर गिना जाता है रेजोनेंस में, और पायरॉल का गिना जाता है, पिरिडीन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं गिना जाता है ना। और अगर कोई sp3 हो जाता वो तो सामने देखकर ही पता चल जाता है कि सिस्टम नॉन एरोमेटिक है। अब वो आपको कॉम्प्लेक्स कैसे करेंगे आपके क्वेश्चन को? एक सेम क्वेश्चन मैंने शायद मॉड्यूल में भी आपको दे रखा है, वो आपको स्ट्रक्चर नहीं देंगे, वो आपको नेम देंगे, तो आपको कुछ नेम भी पता होने चाहिए। मैंने आपको पिरिडीन, पायरॉल, फ्यूरान, थायोफिन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, इन सबके नाम तो लिखवाए हैं, बट इसके अलावा वो कभी कभी आपको ऐसे दे सकते हैं पाइपराइडीन, पायरॉल, पिरिडीन, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए ना पाइपराइडीन कौन है। पाइपराइडीन इज अ साइकिल 6 मेंबर्ड विद अ नाइट्रोजन एंड नो डबल बॉन्ड एटम। तो क्या ये सिस्टम एरोमेटिक होगा? नो, दिस इज अ नॉन एरोमेटिक सिस्टम। तो नेम से भी आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ सकता है। पायरॉल सब लोग जानते हैं, इट्स अ 5 मेंबर्ड रिंग विद नाइट्रोजन एज अ लोन पेयर। Pyrrole is aromatic, we all know. Pyridine we all know is aromatic. Now sometimes pyridine के ऊपर नाइट्रोजन एक और लगा दिया जाता है। Now this structure is also aromatic, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को तो गिनना नहीं है ना मुझे, they are still localized set of electrons, वो नहीं गिनना, ये भी aromatic है। बट इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसको बोला जाता है पायरामाइडीन। ये पिरिडीन ना होके क्या बन जाता है? पायरामाइडीन। तो पाइपराइडीन, पायरामाइडीन, पायरॉल, पिरिडीन, ये जनरली पूछे जा सकते हैं नाम देखकर कि कौन एरोमेटिक है, कौन नहीं है और क्या है। तो नेम्स भी आप इनके एटलीस्ट इन लोगों के तो याद करिए, बाकी तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे नाम आते जाएंगे हमारे पास।
पाइपरामिडीन, MIDIN. This is DIN. Is that clear? All right. यहाँ तक हमारी सारी कहानी जो है एरोमेटिसिटी की समाप्त होती है. अच्छा, ऑल्सो अगर जैसे वो ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा था, तो ट्रिपल बॉन्ड मैंने आप वैसे क्लियर कर दिया कि साइकिल में अगर कभी भी ट्रिपल बॉन्ड आए तो वो बेंजाइन टाइप सिस्टम जो है कंसीडर करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए तो अब ये मत सोचिएगा ये कुछ और है. लाइक दिस. तो इस साइकिल के अंदर कभी भी ट्रिपल बॉन्ड आपको दे देना बेटा, तो ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड जो होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर मानते हैं, जस्ट लाइक बेंजीन. क्योंकि साइकिल के अंदर अदरवाइज ट्रिपल बॉन्ड बनना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत सारा एंगल स्ट्रेन हो जाता है ना. तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ही ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है. अदरवाइज अगर आप sp हाइब्रिडाइजेशन कराओगे तो आप देखो 180 का बॉन्ड एंगल, और एंगल कितने बना रखा है 90 का. एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा हो सकता है कि sp हाइब्रिडाइज पॉसिबल ही नहीं. तो अगर साइक्लिक में कभी भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसको डबल के जैसे कंसीडर करना है. एक पाई बॉन्ड इसका आउट ऑफ द प्लेन ले लो, जस्ट लाइक बेंजाइन, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स गिन लो. 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक. अब आप ये सोचेंगे कि मैम ये कंपाउंड नॉन प्लेनर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. भाई नॉन प्लेनर तब होगा ना जब ये एंटी बन रहा हो. जब बनी एरोमेटिक रहे तो नॉन प्लेनर होने की क्या जरूरत पड़ गई है ना. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा जी, अब एक सवाल जो हमारे पास आया था वो ये है कि कौन ज्यादा एरोमेटिक है ये कैसे पता चलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जैसे बेंजीन है और कोई अदर हेट्रो या फिर कोई और होमोन्यूक्लियर कंपाउंड है, जैसे कि नैप्थलीन, जैसे कि एंथ्रासीन. इन तीन में हम लोग पहले बेसिक कंपैरिजन करते हैं अबाउट एरोमेटिसिटी कि कौन ज्यादा एरोमेटिक है. एक्चुअली कौन ज्यादा एरोमेटिक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं. एरोमेटिसिटी कहीं ना कहीं रेजोनेंस एनर्जी से एसोसिएट है. कितने बच्चे रेजोनेंस एनर्जी जानते हैं? व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? वी हैव डन इन थर्मोकेमिस्ट्री. बॉन्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड. तो रेजोनेंस एनर्जी बेसिकली अगर आपने मॉड्यूल सॉल्व किया होगा तो आपको कई क्वेश्चंस ऐसे मिले होंगे, हो गया पेपर, कई क्वेश्चंस ऐसे मिले होंगे जिसमें पूछ रहा होगा कि कौन से कंपाउंड में मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी है. तो मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी का बेसिक मतलब होता है स्टेबिलिटी से. रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ना मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा. रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. ठीक है, और ये रेजोनेंस एनर्जी से हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है. जो ज्यादा स्टेबल है और सारे अगर एरोमेटिक है तो फिर हम उसमें बोल देते हैं ये ज्यादा एरोमेटिक है. अब मेरी बात समझ रहे हैं? अब थोड़ा सा सारे बच्चे एक बार रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझे, क्योंकि इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल में डाले हैं. रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड 2 सवाल. फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात की गई थी क्लास में. It is the heat which is released when 1 mole of a pi bond is hydrogenated, है ना. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 डबल बॉन्ड है जो कि रेजोनेंस में, तो एक डबल बॉन्ड के लिए लेट्स से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू है x. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, तो इसे मैं मैग्नीट्यूड वाइज देख रही हूँ तो x है, अदरवाइज -x के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए. मैंने आपको बताया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन टेक्निकली कितनी होनी चाहिए? हीट जो रिलीज होनी चाहिए वो 2x होनी चाहिए, बट उससे कम रिलीज होगी क्योंकि यहाँ बेंजीन या फिर जो भी सिस्टम दिया वो किस में जा रहा है? रेजोनेंस में जा रहा है. तो जो एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी दैट वुड बी लेस देन 2x. अब लेस देन 2x है सपोज y,
तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, जो भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो 2x होनी चाहिए थी, है कितनी, y, तो 2x माइनस y इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। वैल्यू में माइनस आएगा क्योंकि फाइनली ये होती रेजोनेंस एनर्जी एक स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो मैग्नीट्यूड उसका क्या हुआ कि 2x निकलना चाहिए था, है कितना y, तो 2x में से y करा वो मैग्नीट्यूड हो गया। असली में विद साइन रिप्रेजेंट करोगे तो -2x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, ये बात कितनों को समझ आई है पहले ये बता दीजिए। सान्या, पक्कश और गौरव, बाकी सब इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. आयुषी, नंदिनी, प्रियांशी, यस मैम। गर्विता, सबको क्लियर है? संयम, वंश, यस मैम। अब सुनो मेरी बात सारे, दोबारा बता देती हूँ। पहले ना इसको वैल्यू लेके चलते हैं, फिर देखो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सपोज मेरे पास एक एल्कीन है बेटा, जिसको मैं हाइड्रोजनेट करके अगर एल्केन बना रही हूं, तो जो हीट निकल रही है या जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो लेट्स से -10 किलो जूल है। ठीक है, पर अगर मैंने 2 डबल बॉन्ड ले लिए तो 2 मोल्स हाइड्रोजन लगेंगे, द एंटायर रिएक्शन वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैं एक्सपेक्ट करूंगी वो कितनी होनी चाहिए, इंटू 2 करके -20 होनी चाहिए। ठीक है, -20 का मतलब ये है कि माइनस मतलब रिलीज होगी 20 किलो जूल, बट एक्चुअली में जो हम लोग देख पा रहे हैं वो एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कुछ आ रही है इसकी 15। ठीक है, मतलब जितनी आनी चाहिए जो हम एक्सपेक्ट करो उससे कम आ रही है। क्यों? क्योंकि पता है यहाँ रेजोनेंस हो रही है। अगर रेजोनेंस नहीं हो रही होती ना तो 20 आती, बट रेजोनेंस हो गई है तो उससे थोड़ी सी कम आएगी। अब कम आई है तो वो जो डिफरेंस आया ना इनके बीच में कि 20 निकलनी चाहिए थी और 15 निकली है, तो डिफरेंस कितने का है, 5 किलो जूल का। वो 5 किलो जूल रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो आंसर तो सीधा है -5। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन भी दिया जाता है ना कैलकुलेटेड, थ्योरेटिकल, उन सब से को अवॉइड करने के लिए हम नेगेटिव साइन को हटा देते हैं और सिंपल ये कह लेते हैं कि 20 आनी चाहिए थी, 15 आ रही है, 15 में से 20 में से 15 गए, बचे क्या 5 विद द नेगेटिव साइन रिपोर्ट कर दो, दैट इज रेजोनेंस। ठीक है, और रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहेगी क्योंकि वो मॉलिक्यूल की स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। रेजोनेंस से मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है तो ऑब्वियसली हीट जो है वो रिलीज होगी। यहां तक तेरे को समझ आ गया? ऑलराइट, तो मैं ये बोलना चाह रही हूं कि अगर आप इन सारे कंपाउंड्स की बात करोगे, बेंजीन, नैप्थलीन और एंथ्रासीन, तो मैं ये देखूंगी भाई नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स तो बढ़ रहे हैं ना, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो भाई बढ़ेगी, उसमें कोई शक ही नहीं है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। सपोज 3 डबल बॉन्ड के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन x है, तो यहाँ तो 2 डबल बॉन्ड और आ गए और यहाँ तो और ज्यादा डबल बॉन्ड आ गए, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ेगी। अगर मुझे इनको कंपेयर करना है ना तो मुझे इनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर बॉन्ड के लिए निकालना, तभी तो एक एक बॉन्ड के लिए सेम होगा ना, अदरवाइज तो ऑब्वियसली बात है बढ़नी है क्योंकि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बढ़ गए। तो जब हम इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं ना तो हमें ये चीज समझ आती है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है सबसे ज्यादा उस मॉलिक्यूल की आएगी जो थोड़ा सा अनस्टेबल, और कम उसके लिए आएगी जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर बॉन्ड का जो डेटा है, थ्योरेटिकल डेटा, वो ये कहता है it is maximum for anthracene, then for naphthalene and then for benzene. तो that means technically stability का order क्या है, benzene is most stable followed by naphthalene followed by anthracene। और अब ये तो हमने, आप समझ रहे, डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट करा। मैं थ्योरी में कैसे समझूं उसके लिए मैं पता है किसके ऊपर फोकस रहूंगी, मैं फोकस होंगी इस बॉन्ड के ऊपर। क्या आप देख रहे हो बेंजीन में जो तीनों डबल बॉन्ड है वो बेंजीन के खुद के हैं और किसी से शेयर नहीं हो रहे, लेकिन नैप्थलीन में जो डबल बॉन्ड आया है दैट डबल बॉन्ड इज नॉट ऑफ वन बेंजीन, दैट डबल बॉन्ड इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन 2 बेंजीन। मतलब एक बेंजीन में इस डबल बॉन्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ कितना है, 50%। क्योंकि अगर सपोज ये डबल बॉन्ड मैंने ऐसे कर दिया तो दोनों बेंजीन इंटैक्ट है क्योंकि ये डबल बॉन्ड आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। बट अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो आप देख पा रहे हो एक टाइम पे एक ही बेंजीन इंटैक्ट है, दिस इज नॉट बेंजीन। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट?
तो जब आपके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कॉमन होने लगते हैं ना, तो उनकी स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी या फिर स्टेबिलिटी आप धीरे धीरे बोलने लगते हो, क्या होने लगती है? कम होने लगती है। और एंथ्रासीन में ये डबल बॉन्ड ना 3 जगह जाएगा, क्योंकि अगर एंथ्रासीन में ये डबल बॉन्ड तुमने यहाँ रिपोर्ट करा तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे भी तो बना सकती हो, फिर ये इसके साथ भी कॉमन हो जाएगा। तो मोर इज द बेंजीन रिंग्स, मोर इज द डबल बॉन्ड दैट गेट कॉमन, लेसर इज द एरोमेटिसिटी। तो ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा बेंजीन लगा रही हूँ तो मेरी एरोमेटिसिटी बढ़ रही है, ऐसा नहीं होने वाला। मैं ज्यादा बेंजीन लगाऊंगी, मेरे पाई बॉन्ड ज्यादा कॉमन होंगे, मेरी एरोमेटिसिटी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बेंजीन इज द मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड दैट एक्सिस्ट। बात सबको समझ आई है? और शुड आई रिपीट अगेन? कहाँ से? नहीं, स्टेबिलिटी कम हो रही है ना, रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी। मैं नेगेटिव साइन के साथ बोल रही हूँ। मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ेगी, मतलब रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी। वापस से बोलो, मैं एक्चुअली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सोच रही थी, तू रेजोनेंस एनर्जी बोल रही थी। मैं वापस से समझा देती हूँ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा शेयर होंगे तो उनकी रेजोनेंस एनर्जी कम होती जाएगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी उनकी कम होती जाएगी। तो इसलिए बेंजीन सबसे ज्यादा स्टेबल है और सबसे ज्यादा एरोमेटिक है, क्योंकि उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड उसी के खुद के हैं। नैप्थलीन में भले एक और बेंजीन फ्यूज हो जाता है उसके साथ, बट एक पाई बॉन्ड कॉमन होने की वजह से वो जो पाई बॉन्ड है ना, वो 2 के बीच में शेयर हो रहा है, तो बेंजीन जो है वो एक तरीके से लेस एरोमेटिक ही हो रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है, जो उसकी साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में है, वो आधे हो गए ना, वो आधे टाइम यहाँ पर है, आधे टाइम यहाँ पर है ना। और एंथ्रासीन में तो 1/3 हो गए, क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड और 3 रिंग में के अंदर वो कॉमन हो गया। तो अगर आप रिंग्स ज्यादा बढ़ा देते हो, बेंजीन रिंग एक साथ बहुत ज्यादा फ्यूज कर देते हो, तो ये नहीं सोचना कि एरोमेटिसिटी बढ़ जाएगी, एरोमेटिसिटी कम हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में कॉमन पाई बॉन्ड्स आते हैं। बात समझ आई? किसमें? पायरीन में और कम हो जाएगी, बिल्कुल। तो एरोमेटिसिटी अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा बेंजीन की है, इवन दो नैप्थलीन हैज मोर बेंजीन सिस्टम्स, एंथ्रासीन इवन मोर बेंजीन सिस्टम, येट इट इज द मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड दैट एग्जिस्ट। और इस वजह से बेंजीन के ऊपर जो ईएस रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं वो ज्यादा है, नैप्थलीन के ऊपर तो नहीं पढ़ते, एक आधा रिएक्शन पढ़ते हैं नैप्थलीन का, एंथ्रीन का और कम हो जाता है, पेरिडीन पैरोल का भी बहुत कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड आउट ऑफ ऑल दीज 3 इज स्टिल बेंजीन। तो एरोमेटिसिटी की अगर बात करी जाए, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। मोस्ट एरोमेटिक इज बेंजीन, फॉलोड बाय नैप्थलीन और एंथ्रासीन। आयुष, आकृति, प्रियांशी, नंदिनी, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nadine, अस्मी, अर्चिशा, सक्षम, ईशान, हाँ बता रहे, यहाँ तक नोट कर लिया? डन? क्या आगे बढ़ सकते हैं? नोटेड। अब आते हैं उन नॉर्मल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स फ्यूरान वगैरह के ऊपर, जिनके ऊपर हमें एरोमेटिसिटी कंपेयर करनी है। देखो, अगर मैं बेंजीन और पायरोल और पिरिडीन छोड़ो, ये इसकी बात करते हैं पहले, पायरोल और थायोफीन, ये भी तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है ना जो हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनके अंदर भी एरोमेटिसिटी कंसीडर करूंगी तो याद रखना, अगर ऐसा कोई मैं स्ट्रक्चर ले रही हूं जिसके अंदर लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, उन वाले सारे कंपाउंड्स के अंदर कंडीशनल एरोमेटिसिटी होती है। कौन सी एरोमेटिसिटी होती है? कंडीशनल। इसका मतलब समझते हैं कि किसी एक कंडीशन में वो एरोमेटिक बनेंगे, और वो कंडीशन है लोन पेयर का अवेलेबल होना। अगर आपने प्रोटोनेशन कर दी या आपने कुछ ऐसा कर दिया कि या लुईस एसिड डाल दिया, लोन पेयर चला गया, तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक बचेंगे? मतलब आप समझे, लोन पेयर जो है ना वो सबसे लेबाइल चीज है जो कि आराम से निकाली जा सकती है। अब लुईस एसिड डाल दो, लोन पेयर चला जाएगा, आप H+ डाल दो, लोन पेयर निकल जाएगा, है ना। लेकिन पाई बॉन्ड तो उतनी आसानी से नहीं टूटते ना। पाई बॉन्ड, भाई एल्कीन का पाई बॉन्ड टूट जाता है, लेकिन बेंजीन का पाई बॉन्ड H+ की प्रेजेंस में टूटता है? नहीं टूटता, है ना।
तो अगर आप ऐसे सिस्टम्स ले रहे हो जिसके अंदर लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, उन सब के अंदर कंडीशनल एरोमेटिसिटी होती है, क्योंकि उनकी एरोमेटिसिटी कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, दे हैज टू बी लेस एरोमेटिक देन बेंजीन। तो एरोमेटिसिटी अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी? बेंजीन के अंदर, क्योंकि इनके अंदर कंडीशनल नहीं है, ये असली एरोमेटिक। अब इन तीनों में अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर के बेसिस पे चेक कर पाएंगे कि एरोमेटिक है या नहीं। अब नाइट्रोजन सबसे लेस एरोमेटिक होता है, वो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए लोन पेयर जो नाइट्रोजन का है, बिकॉज ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत आराम से रेजोनेंस में जाएगा। सल्फर में प्रॉब्लम वही आगे जो तुझे उस दिन बताया था, सल्फर का लोन पेयर उसके डी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो चुका है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही कम है बट अवेलेबल भी कम है, क्योंकि वो अपने ही डी ऑर्बिटल में हो चुका है। तो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसके लोन पेयर्स रेजोनेंस में इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए पायरोल ज्यादा एरोमेटिक है। एक सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं, एक सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं, बता रही। पायरोल आ गया, उसके बाद थायोफीन आएगा। थायोफीन क्यों आएगा? थायोफीन में वैसे सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, बट सल्फर के पास सब लोग जानते हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और ऐसा भी पॉसिबल है ना कि इसके लोन पेयर इसी के वेकेंट डी में डीलोकलाइज हो जाए, और अवेलेबिलिटी उनकी कंपैरेटिवली फिर रेजोनेंस में जाने की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो थायोफीन इज लेस एरोमेटिक देन पायरोल बट मोर एरोमेटिक देन फ्यूरान, क्योंकि फ्यूरान में ये ऑक्सीजन क्या है? बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अपने लोन पेयर उतनी आसानी से रेजोनेंस में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कराया। तो दिस इज द एरोमेटिसिटी। Is that clear to everybody? तो ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द डे, सारी कहानियों का जिस्ट ये निकला है कि बेंजीन से ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड कोई नहीं होता। बेंजीन इज द मोस्ट स्टेबल एंड द मोस्ट एरोमेटिक। नैप्थलीन, पायरीन, एंथ्रासीन में पाई बॉन्ड वो हो जाते हैं, बाकी सबके अंदर कंडीशनल एरोमेटिसिटी आ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है बेंजीन ही मोस्ट। और एंड दैट्स द ओनली रीजन वी आर फोकस्ड टुवर्ड्स बेंजीन। वी आर गोइंग टू सी ऑल द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, एंड द इन सब के रिएक्शंस तो मेरे को देखना ही नहीं होते, नेग्लिजिबल अमाउंट पे एक आधा रिएक्शन देखने होते हैं। आकृति, आयुषी, प्रियांशी, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Have you guys written this? Can I change? Tanya, is that clear? Yes, ma'am. अब चलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ। क्वासी एरोमेटिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। हेडिंग डाल दो, द लास्ट टॉपिक, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। आगे चले, लिख लिया आयुषी? ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्वासी एरोमेटिक का क्या मतलब होता है? देखो, आप लोगों को याद है हमने रेजोनेंस के ऊपर बेस्ड बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन करा था, वो बॉन्ड लेंथ रिलेटेड सवाल, वो सारी चीजें क्वासी एरोमेटिक में भी आती हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एरोमेटिक बनते हैं आफ्टर पोलराइजेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड। दोज कंपाउंड्स विच बिकम एरोमेटिक आफ्टर पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। Those compounds which become aromatic after polarization of pi bonds। इसको समझिए, जैसे कि आप ये वाला कंपाउंड को देखिए, क्या ये आपको एरोमेटिक दिख रहा है? अगर आपने ये पाई बॉन्ड तोड़ा
तो आपको बहुत क्लियरली एरोमेटिक कंपाउंड दिखेगा। देखिए, नाउ कैन यू सी दिस सिस्टम, एवरी कार्बन इज sp2 और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से सिस्टम क्या बन चुका है, एरोमेटिक, राइट। तो ऐसे कंपाउंड जो कि बॉन्ड तोड़ने के बाद एरोमेटिक बन रहे हैं उनको क्या बोला जाता है, क्वासी एरोमेटिक। अब आपको दिख गया होगा मैंने ऑक्सीजन और कार्बन का पाई बॉन्ड तोड़ा है, मतलब इसके अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया, राइट। तो अगर मैं आपको ऐसा सवाल दूं, वो मैं आपका क्वेश्चन आप समझ रहे, मैं बॉन्ड लेंथ से कैसे रिलेट कर सकती हूँ। मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया, यहां दे दिया L1, ठीक है, ये दे दिया L2 और ये दे दिया बॉन्ड लेंथ L3, ठीक है। और मैं पूछ रही हूँ L1, L2, L3 का ऑर्डर बताइए। तो आप लोग पहला ना एक चीज है, हम लोगों ने जीओसी में इतनी सारी चीजें पढ़ी है ना, तो आपको ये सीखना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे क्या लगाना है। अगर आपने ये नहीं सीखा ना कहाँ पे क्या लगाना है, आपकी पूरी एक्सरसाइज वेस्ट हो। मेरी मेहनत तो खैर पानी में गई, वो तो कोई बात ही नहीं है ना, तुम्हारा सारा मेहनत वेस्ट है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन एरोमेटिसिटी का, भाई स्ट्रक्चर देखकर पता चलेगा। तुम्हें दिख नहीं रहा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर और ऐसे कंपाउंड्स, ये ट्राइंगल वाले, ये साइक्लोपेंटीन वाले एरोमेटिक में ही पढ़ाए गए हैं। तो एरोमेटिक देखो, बेंजीन के ऊपर NMe3 लगा दिया गया है, मतलब SIR देखो। बेंजीन के ऊपर COH लगा दिया गया है, मतलब SIR देखो। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दिया गया है, मतलब SIP देखो। 3 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकटाइंस हैं, तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखो। आप समझ रहे हैं? तो आप जब तक देखेंगे नहीं आपको समझ ही नहीं आएगा, आप बस मेरे साथ चलते जाएंगे पर भेजा खाली ही रहेगा ना, भेजे में कुछ नहीं घुसेगा। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या लगाना है। वापस से ये रेजोनेंस बना है ना, हाँ, अब इसमें वैसे तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। किसका? और कार्बन का, कौन से कार्बन का ऑक्टेट जो कंप्लीट? कटायन जो ऊपर बनाया आपने रेजोनेंस, कार्बोकटायन का तो कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। हाँ, पर ये एरोमेटिक है। हाँ। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या मानेंगे, अच्छा स्ट्रक्चर मानेंगे? मेरे बात सुन बेटा, तू जीओसी में पढ़ क्या रहा है? अभी नहीं, पूरे जीओसी का स्कोप ऑफ वर्क क्या था पूरे जीओसी का? अबे चल, मैंने चैप्टर शुरू कराने से पहले आपको स्कोप ऑफ वर्क बताया था, नहीं बताया था कि हमें इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी देखनी है और एसिडिटी बेसिसिटी देखनी है। तो इंटरमीडिएट्स तो होते ही सारे अनस्टेबल हैं, तो इंटरमीडिएट ही तो है वो। तो ऑक्टेट रूल की तो कहानी नहीं आई, क्योंकि ऑक्टेट रूल हम कार्बोकटाइन के ऊपर लगाएंगे ना, कार्बोकटाइन तो होते ही इंटरमीडिएट से, वो तो अनस्टेबल ही होने, है ना। अब मैं यहाँ पे एरोमेटिसिटी देखूंगी, तो मैं पहले जरा, ये तो मुझे पता है ना, ऑक्सीजन पाई मतलब इस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पाई बॉन्ड ऐसे ही तोड़ना है। तोड़ के देखो क्या बन रहा है, तोड़ के देखो क्या बना है, ये बना है, यहाँ पे ये बना है, यहाँ पे ये बना है, यहाँ पे ये बना है, करेक्ट। अब मुझे इसमें से ये दिख रहा है, ये वाला सिस्टम एरोमेटिक है, कितनों को दिख रहा है? कितनों को दिख रहा है ये नॉन एरोमेटिक है, और कितनों को ये दिख रहा है कि ये एंटी एरोमेटिक है। तो सबसे अनस्टेबल कौन सा होगा? एंटी। तुरंत नीचे आएगा, तुरंत नीचे आता मतलब पाई बॉन्ड रहेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड वापस बनेगा ना, पाई बॉन्ड बनती बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, और ये ऐसे ही रहना चाहेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड रहेगा, मतलब L2 हाईएस्ट होगी, L1 लीस्ट होगी, बीच में कौन आ गया? L3। कितने बच्चों को समझ आई बात? अरे ये तो एंटी बन गया ना, और एंटी अनस्टेबल होते हैं, वापस से नेगेटिव चार्ज नीचे आके पाई बॉन्ड बना देगा। पाई बॉन्ड बना देगा तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो छोटी होती है, तो L1 सबसे छोटा हो गया, और ये नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये कहेगा भाई मैं खुश हूँ, आई एम एरोमेटिक। तो ये सिंगल बॉन्ड के जैसा रहा, तो L2 की लेंथ सबसे बड़ी हो गई, बीच में कौन आ गया? L3। समझ आया सबको? क्यों एंटी एरोमेटिक? कैसे देखा? यहां से देखा, देखो साइक्लिक है, कार्बोकटाइन sp2 होता है, बाकी सब पे डबल बॉन्ड प्लेनर है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बन गया? 4n ना, 4n मतलब एंटी एरोमेटिक। ठीक है जी, सबको समझ आ गया? ईशान, तो ईशान तुम्हारा कितना टाइम का स्टे था वहां पे? 2 दिन। कब गया था तू? फ्राइडे। तो फ्राइडे तो पहुंचा होगा, सैटरडे, संडे वापस आ गया, संडे भी रुका।
अच्छा फिर वहाँ पे चले आगे, डन। आयुष, इज दैट क्लियर? आकृति, अस्मी यस मैम। और प्रियांशी, आयशा, यस मैम। नंदिनी। यस मैम। चलो और अच्छे से बताएं। हाँ, इससे पहले कि मैं अपना प्लान चेंज करूं, अब लोग पहले लिख लो इस सैटरडे का टेस्ट का सिलेबस क्या है। मंडे को बता दूंगी तो पूरा हफ्ता पढ़ते रहोगे ना। अब ये इसमें कोई इफ बट और कोई सजेशंस की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो कृपया अपने सजेशन अपने पास ही रखें, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे सजेशंस। लिख लो ज़रा टेस्ट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग, एवरीबॉडी। टेस्ट 26 का केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स। मैम जिसने नहीं करा हुआ रिडॉक्स, वो भी करेगा। अरे मैम मैंने तो पढ़ाई नहीं पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने कहा था लेट ज्वाइन कर। ये मैंने नहीं कहा ना तुम्हें लेट ज्वाइन कर, मैंने कहा था कि लेट आओ। रिडॉक्स में कुछ भी आ सकता है, मोल भी आ सकता है, रिडॉक्स भी आ सकता है, एंड लिक्विड सोल्यूशन। तो आपको समझ आ गया होगा मैंने कैसे चैप्टर्स डाल दिए हैं। यही वाला सिलेबस है, फिर उसमें ना कम, क्योंकि 25 सवाल बनाने हैं, फिर और कम हो जाएगा परसेंटेज। हाँ जी, हाँ 20 और 5, 20 सिंगल ऑब्जेक्टिव, 5 इंटीजर टाइप। हाँ पर मैंने थोड़ा प्लान चेंज कर लिया। मैंने कहा ना अपने सजेशंस अपने पास रखो, मुझे नहीं सुनना, कुछ भी नहीं, मेरे को कुछ नहीं, ना क्वेश्चन ना सजेशन चाहिए, तो भाई अपने पास रखो। क्या क्या बोले एक बार मुझे भी रिपीट करा देना। एक मिनट, इलेक्ट्रो सैटरडे का है ना, रिडॉक्स, इलेक्ट्रो, केमिकल, लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए लेट्स गो फॉरवर्ड। अब पूरा हफ्ता आप आराम से मन लगा के अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करिए। अब जरा थोड़ा सा सवाल को बदल देते हैं, इस तरीके से सवाल को पूछते हैं। तुम्हें कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये साइकिल देख के समझ आ जाता है कि एरोमेटिसिटी देखनी है? अब तो आ ही रहा होगा समझ ऐसे स्ट्रक्चर्स देख के, या अभी भी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आ रहा? 2-4 ही तो स्ट्रक्चर होते हैं। हाय हाय, क्यों बोला तूने ये क्वेश्चन हमारा मॉड्यूल में भी गिवन है। क्वेश्चन MS चौहान, हिमांशु पांडे, X चौहान, Y चौहान, सब जगह करना है। और मैं इसको 3 तरीके से पूछ सकती हूँ, ठीक है, अलग अलग सेंस में। पहला क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ, मैं बॉन्ड लेंथ से पूछ रही हूँ, फिर इसको ईज ऑफ रोटेशन पर ले जाएंगे और इसको 3 तरीके से लिखेंगे। L1, L2, L3 लिखा है। पहला मैं आपसे पूछ रही हूँ इस क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर यहाँ पे कैसे पढ़ना है? पहले तो यार ये स्ट्रक्चर देखे ना अपन को समझ आना चाहिए कि इनका पाई बॉन्ड तोड़ के प्लस माइनस देना पड़ेगा, एंड देन आई हैव टू चेक फॉर एरोमेटिसिटी। क्या मेरे दिलो जहान में ये चीज बस गई है कि ये वाला सिस्टम एरोमेटिक होता है? नेगेटिव चार्ज लगा दो तो, और अगर यहाँ पे प्लस लगा दें तो ये एरोमेटिक हो जाता है। और अगर ट्रोपाइलियम है तो उसको भी क्या चार्ज चाहिए होता है? प्लस चार्ज चाहिए होता है एरोमेटिक होने के। तो मेरे को यहाँ 5 मेंबर दिख रही है, यहाँ 3 मेंबर दिख रही है, इसको ऐसे तोड़ दूं और तोड़ के जरा ये बनाती हूँ, क्या बनेगा?
नेगेटिव इधर दे दो, प्लस इधर दे दो, दैट्स वन पॉसिबिलिटी। बट ऐसे ही अगर मैंने दिया तो मुझे ये समझ आ जाएगा भाई कि ये एरोमेटिक बन गया है और साथ साथ ये भी एरोमेटिक बन गया है और दोनों बहुत खुश हैं। अब इधर देखो, इधर में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आप किसी को भी नेगेटिव दोगे तो दूसरे पे तो प्लस आएगा ही ना, और जिस पे भी प्लस आएगा वो क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक, और उसको गुस्सा आएगा, वो कहेगा कि इससे अच्छा तो मैं पहले ही था। लेट्स कम बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन। यहाँ पे भी मैं देख पा रही हूँ नीचे वाले को मैं प्लस देना चाहूंगी क्योंकि मुझे पता है वो प्लस देके एरोमेटिक बन जाएगा, और ऊपर वाले को मैं नेगेटिव देना चाहूंगी क्योंकि मुझे पता है वो भी एरोमेटिक बन जाएगा। तो ये भी हैप्पी है अपनी सिचुएशन में, एरोमेटिक एरोमेटिक, ये भी हैप्पी है अपनी सिचुएशन में, बट ये बहुत दुखी है क्योंकि एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है। मतलब दैट इज फॉर श्योर कि L2 डबल बॉन्ड ही रहेगा, और L2 अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी हो जाएगी। ये बात सबको क्लियर हुई, हाँ या ना? नाउ इफ आई हैव टू कंपेयर बिटवीन दीज टू, बेटा मुझे इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में, तो दोनों ही एरोमेटिक बन रहे हैं। अब एरोमेटिसिटी दोनों में आ रही है ना, जरा साइड कर दो। अब कोई और फैक्टर देखते हैं। अब एक और फैक्टर जो समझ आ रहा है मुझे वो है रेजोनेंस। साइकिल बड़ी हो रही है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो रहे हैं, तो साइकिल बड़ी कहाँ हो रही है भाई, 3 मेंबर से 5 मेंबर पे जा रहे हो, ये 7 मेंबर पे जा रहे हो, 5 वाला तो सेम है, 5 को तो छोड़ो। यहाँ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन यहाँ तो काफी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो वो प्लस चार्ज एक जगह पे रहेगा ही नहीं, दैट प्लस चार्ज विल कीप ऑन रोटेटिंग एंड विल बिकम मोर स्टेबल, और जितनी बार प्लस घूमता रहेगा उतनी बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर वहां रहेगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब L3 बड़ा रहेगा L1 से। कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए? इज दैट क्लियर? मैम ये लास्ट पॉइंट एक और बार बता दो। लास्ट पॉइंट ये था बेटा कि अगर मैं ये ट्रोपाइलियम वाला लूंगी बेटा, तो आप देखोगे उसमें ज्यादा रेजोनेंस होगी, करेक्ट? यस मैम। ज्यादा रेजोनेंस होने का मतलब क्या है कि प्लस यहाँ रहेगा ही नहीं, प्लस विल कीप ऑन रोटेटिंग, और जितनी बार प्लस रोटेट करेगा या प्लस रहेगा उतनी बार यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ना, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। यस मैम। तो 1A वाला केस और C वाला केस में हमने रेजोनेंस देखी है, बाकी B वाले को हमने एंटी एरोमेटिसिटी से पहले ही अलग कर दिया। अच्छे समझ आ गया सबको? अस्मी, अर्चिशा, संयम, वंश, सान्या, देवांश, गौरव, ईशान, बाकी जनता सक्षम। अब मैं दूसरा सवाल यहां से क्या पूछ सकती हूँ बेटा? दूसरा सवाल मैं पूछ सकती हूँ ईज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन। आई थिंक ये ही पूछा गया है, हाँ, और मॉड्यूल में शायद मैंने कुछ और पूछ लिया, मतलब 3 तरीके से इसको रिलेट कर सकते हो आप। अब ईज ऑफ बॉन्ड रोटेशन को समझिए यहाँ पे पहले। भाई सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो वो रोटेट कर सकता है, बट अगर आप पाई बॉन्ड बना दोगे, क्योंकि पाई बॉन्ड में लेटरल ओवरलैपिंग हो जाती है, एंड इफ यू रोटेट इट द पाई बॉन्ड विल ब्रेक। पाई बॉन्ड के साथ रोटेशन पॉसिबल नहीं है, सिंगल बॉन्ड के अलोंग जितनी मर्जी रोटेशन करा लो। तो ये बात बिल्कुल सीधी है, जिसके अंदर ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ईज ऑफ बॉन्ड रोटेशन उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं बोल सकती हूँ ईज ऑफ बॉन्ड रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो सबसे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें? थर्ड वाले में। तो L3 का ईज ऑफ बॉन्ड रोटेशन या C का ईज ऑफ बॉन्ड रोटेशन सबसे इजी होगा। बॉन्ड रोटेशन, ईज ऑफ बॉन्ड रोटेशन अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा होगा। अब लैंग्वेज समझ रहे हैं, ईज ऑफ बॉन्ड रोटेशन। अगर वो कुछ और पूछता तो अकॉर्डिंगली आप आंसर देते, और फिर A का होगा, और सबसे कम ईज ऑफ बॉन्ड रोटेशन B का होगा। इज दैट क्लियर? अब वो आपको तीसरी चीज यहाँ पे पूछ सकता है, रोटेशन बैरियर। What do you mean by rotation barrier? Energy required for rotation. Now, energy required for rotation will be least in single bond and highest in a double bond. क्योंकि double bond तो rotate ही नहीं करता ना, तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी उसे रोटेट करने के लिए। तो रोटेशन बैरियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड होगा, बैरियर रोटेशन का या एनर्जी जो चाहिए रोटेट कराने के लिए वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो अल्टीमेटली इट वुड बी एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑर्डर। तो आपसे यही क्वेश्चन को 3 डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, एनर्जी बैरियर के लिए, ईज ऑफ रोटेशन के लिए, बॉन्ड लेंथ, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका पीछे एक ही है कि यू चेक द सिंगल बॉन्ड लुकिंग एट एरोमेटिसिटी एंड नॉन एरोमेटिसिटी। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? कोई डाउट? नाउ प्लीज ओपन योर मॉड्यूल ऑर्गेनिक वाला, और मैंने शायद ये बोल रखा है कि क्लास में लेकर आना है। कोई ऐसा है जो अभी भी नहीं लाया है? डाइपोल भी बता रही हूँ। हाँ, बैग फट गया क्या? डाइपोल भी बता रहे हैं। मतलब आदत है दूसरे की बातों को डिसोबे करने की, है ना? हाँ, ऐसी बात है यार। मैंने बोला लेकर आओ, मैं नहीं लेकर आऊंगा। जहां लग रही थी वहां तेरे को बताया तो था, एस्टर में, एसिडिटी में। बहुत मुश्किल है यार, जीवन ही मुश्किल है, जीवन ही कहाँ आसान है? हैं? क्या दिखाऊं? जो लिखा हुआ था? अच्छा चलो देख लो। सॉरी, यहाँ पे क्या दिखाना था? जरा मॉड्यूल दिखाइए, क्वेश्चन नंबर बता दो। लेवल कौन सा ये? लेवल 2 क्वेश्चन 21। लेवल 2 क्वेश्चन 21। हाँ हाँ, आई नो, कुछ अच्छे बच्चे हमारी क्लास में जिनके पास नहीं होता। अब अभी भी लिखना है तुझे? अरे लिख ले, लिख ले, कोई नहीं, तू लिख ले। तो अपने आस पड़ोस से देख लेना। हो गया? तुम्हारे पास नहीं है? मैसेज करते ना, भी भेज सकती हूँ। हो गया? सोच ले, गलत नहीं होना चाहिए। सान्या निकाल लिया? ए क्वेश्चन देख लूं पहले मैं। कितना टाइम लगता है इसको ऑन करने में? अब ऑन हुआ है। कल मिलेगा ये। सी है? कितने बच्चे कह रहे हैं सी है? मैम सी। सी। कोई कह रहा था ए, मुझे सुनाई तो दिया था। कौन था वो ए वाले बच्चे? ऐसा थोड़ी होता है, बार बार थोड़ी मौका मिलता है चेंज करने का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन इन 1 2 3। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? अगेन ये स्ट्रक्चर्स को देख के दिमाग तो चल ही रहा होगा कि हम लोगों को क्या करना है, एरोमेटिसिटी देखनी है, मतलब कोई प्लस माइनस के चार्जेस लगा दो एंड देन चेक। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, पेन नहीं चलेगा बिस्मिल्लाह सा, तुम अपने आप देख लो। इस वाले स्ट्रक्चर में ऊपर माइनस लगाऊंगी, यहाँ पे प्लस लगाऊंगी, यहाँ प्लस या माइनस, यहाँ प्लस और प्लस, दोनों जगह प्लस प्लस आ गया। अगर दोनों जगह प्लस प्लस तो मिल नहीं सकता, एक जगह प्लस मिलेगा दूसरी जगह माइनस मिलेगा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा। और अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो बॉन्ड रोटेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो यह बोल रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन, तो इट वुड बी डिफिकल्ट इन थर्ड। तो थर्ड में सबसे कम हो जाएगी। तो थर्ड कम वाले 2 ऑप्शन है, ए एंड सी। और सबसे ज्यादा किस में होगी? जिसमें रेजोनेंस भी ज्यादा हो, मतलब 2 में। तो 2 1 एंड 3, सी विल बी द ऑप्शन। अर्चिशा क्लियर? डन?
तुझे समझ आ गया? चल, अब इस क्वेश्चंस को और कैसे बदल सकते हैं? वी कैन ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ डाइपोल. Now dipole we know in chemical bonding क्या होता है? Whenever there is a charge separation plus and minus, then there is a dipole, and the direction of dipole in chemistry is from plus to minus. तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ बहुत, जो कि मैंने सोचा है तुम्हारे टेस्ट में भी डालूंगी लेटर ऑन, बट अभी मैं डाल देती हूँ. डायरेक्शन ऑफ डाइपोल आपको बताना है कि किस में करेक्ट है और किस में रॉन्ग है. ठीक है, एंड आई एम गिविंग यू दिस. इसमें आप डायरेक्शन ऑफ डाइपोल्स मुझे बताएंगे. ना इस क्वेश्चन में डाइपोल का डायरेक्शन, एक तो ना या ऐसे सवालों में ना केमिस्ट्री ही सोचना, ठीक है, फिजिक्स मत सोचना उल्टा डाइपोल का डायरेक्शन करें. तो डाइपोल इन केमिस्ट्री इज फ्रॉम प्लस टू माइनस. तो अगर आप ये पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो आप कैसे तोड़ेंगे? यहाँ प्लस देंगे या माइनस देंगे, तो डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे होगा, हाँ या ना? यहाँ कैसे होगा? यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मतलब उल्टा डायरेक्शन. क्या यहाँ डाइपोल आएगा? नहीं, तो इसमें तो डाइपोल ही नहीं आएगा, न्यू जीरो हो जाएगा. सबको समझ आया? तो इस सवाल को डाइपोल से भी रिलेट किया जा सकता है, सवाल को कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन से रिलेट किया जा सकता है, बॉन्ड लेंथ से रिलेट किया जा सकता है, रोटेशन बैरियर की एनर्जी से रिलेट किया जा सकता है, ईज ऑफ बॉन्ड रोटेशन से रिलेट किया जा सकता है. जैसा मर्जी जो मन करे वैसा रोटेट किया जा सकता है. क्लियर हुआ सबको? से पहले से ही पता है कि मैं टूट के एंटी बनूंगा. आगे बढ़ जाए. All right, let's ask you some questions from this concept. हमें कंपाउंड ये दिया गया है, बोल रहा है कि इनमें से येलो पीपीटी सबसे फास्ट मुझे किस में मिलेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव फास्ट येलो पीपीटी ऑन रिएक्शन विद AgNO3? आप समझे, फिर से ऐसे स्ट्रक्चर्स को देख के आपका दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, हाँ, कि भाई ये येलो पीपीटी की कहानी कहाँ से चल रही है? AgNO3 के साथ AgBr का येलो पीपीटी मिलता है, हाँ या ना? अगर AgBr का मिलेगा मतलब Br माइनस हटना चाहिए, और Br माइनस उन्हीं में से हटेगा जो कंपाउंड क्या बनेंगे? स्टेबल. जो पॉजिटिव चार्ज लेकर क्या हो जाए? स्टेबल. तो इनमें से कौन सा पॉजिटिव चार्ज लेके एरोमेटिक हो रहा है? सी वाला. तो रेडली गिव येलो पीपीटी विद AgNO3. सबको समझ आया? देगा, पर जल्दी का बात की जाए तो सी, फिर A एंड द B विल नेवर गिव. क्या बता दो फिर से पूरा क्वेश्चन? AgBr का येलो पीपीटी आता है. AgBr का येलो पीपीटी आने के लिए Ag, तो यहाँ से आगे AgNO3 से Br माइनस चाहिए होगा, तो Br माइनस निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा? कार्बोकैटायन. तो अगर ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तभी तो वो Br माइनस को निकलने देगा. तो वो स्टेबल किस में होगा? जब वो एरोमेटिक बनेगा. तो जितना ज़्यादा कंपाउंड एरोमेटिक होगा उतनी आसानी से वो Br माइनस निकालेगा, उतनी जल्दी ही येलो पीपीटी आएगा. बेस तो वो आ जाएगा ना, एसिडिक एंजाइम. एस ही देना, एस से रिलेटेड एसिड भी बना रखा था, एस मतलब SOH भी बना रखा था और OH भी बना रखा था. SOH, SH और OH बना. SH डाउन द ग्रुप एसिडिटी इंक्रीजेस, नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है, डीलोकलाइज हो पा रहा है, डी. COH भी बना सकता है. आगे बढ़े.
तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी फिर से मॉड्यूल में है, तो फिर से जरा एक बार कोई बच्चे मॉड्यूल खोले। आयुष, नंदनी, आयशा, प्रियांशी, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ढूंढना पड़ेगा फिर से कहाँ गया क्वेश्चन। जरा इसमें से दो, इसमें 29 लेवल 2 29। हाँ गया 29, यहाँ कहीं है। अच्छा ऊपर चला गया। अरे हाँ ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद, ये वाला नहीं, ये भी नहीं, तो कहीं और है, मेरे को जो चाहिए। अरे दो यार दिखाओ इसमें स्क्रॉल ही करती रह जाऊंगी मैं। लेवल 4 क्वेश्चन 16, लेवल 4 क्वेश्चन 16, इसमें लेवल 4 है। Which statement is incorrect respect to the following reaction? AgNO3 दिख रहा है, Br दिख रहा है, दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। क्या एरोमेटिसिटी से रिलेटेड चीजें करनी है ना? प्रोडक्ट इनकरेक्ट बताना है मुझे। लेस रेजोनेंस एनर्जी ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो स्टेबल है, एरोमेटिक है, तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। और अगर चार्ज आ गया तो डाइपोल मोमेंट भी आ जाएगी और सॉल्युबल भी हो जाएगा पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि चार्ज आ चुका है। समझ आया सबको? सान्या, प्रियांशी, आयुषी, आकृति, ऑनलाइन वाले सबको Yes, समझ ma'am. आया? Yes, ma'am. क्लियर? आगे बढ़ जाएं। डन। लेट्स टॉक अबाउट एजुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। Let's talk about the compound which is azulene. एजुलिन क्या होता है? एजुलिन एक कंपाउंड है जिसमें 7 मेंबर्ड रिंग को 5 मेंबर्ड रिंग के साथ फ्यूज किया गया है। दिस इज एजुलिन। अब देखने में तो मुझे ये समझ आ ही रहा है कि यार ये कंपाउंड एरोमेटिक होने वाला है। अच्छा मुझे कैसे समझ आ रहा है एरोमेटिक होने वाला है? साइक्लिक दिख रहा है, हाँ। प्लेनर दिख रहा है, हर कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है, ऐसा कोई कार्बन नहीं है जिसपे डबल बॉन्ड नहीं है, तो साइक्लिक है, प्लेनर है। पाई बॉन्ड गिन लो, 2 और 2 4 और 2 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब कंपाउंड क्या होना चाहिए? यहां तक तो बात मेरे को समझ आई है कि एरोमेटिक है, लेकिन ये जो कंपाउंड होता है इसके पास बहुत अच्छी डाइपोल होती है, वेरी हाई डाइपोल मोमेंट। अब ये मुझे जस्टिफाई कैसे करूं मैं कि इसके पास बहुत अच्छी डाइपोल है? हाउ इज दैट पॉसिबल कि इसके पास बहुत अच्छी डाइपोल है? नाउ फॉर दैट जस्ट डू वन थिंग, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग जो है बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, पहले सिर्फ स्क्रीन पे देखना। इस पाई बॉन्ड को मैं ऊपर ले जा रही हूँ और इस पाई बॉन्ड को यहाँ तोड़, ऐसे कर सकती हूँ। अगर ऐसे करूंगी तो मेरा स्ट्रक्चर देखो क्या हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड इधर गया, इधर प्लस आ गया, और ये पाई बॉन्ड अगर इधर गया तो ये 5 मेंबर के साथ रेजोनेंस में आ गया ना, और इधर नेगेटिव आ गया। अब कितने बच्चों को ये ट्रोपाइलियम दिख रहा है? दिख रहा है? और कितने बच्चे अगर इस पाई बॉन्ड को अंदर ले लेंगे तो इसे 5 मेंबर रिंग दिख रहा है, जिसको हम बार बार एरोमेटिक बोलते रहते हैं, कहते हैं बहुत एसिडिक एच है इसके अंदर। कैन यू सी दिस? तो एक्चुअली इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर ट्रोपाइलियम और 5 मेंबर्ड वाला जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल वाला होता है वो दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इन दोनों की वजह से 4 सेपरेशन आ रहा है। 4 सेपरेशन की वजह से एजुलिन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डाइपोल भी होती है। तो हम लोग ये तो पता कर लेते हैं कि एजुलिन एरोमेटिक है, बट ये नहीं देख पाते कि उसके अंदर डाइपोल क्यों आ रही है। तो उसके अंदर डाइपोल इसलिए आ रही है
क्यों इट्स लाइक अ ट्रोपाइलियम एंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल व्हिच आर फ्यूज्ड टुगेदर इन एसिड. इसे ऐसा भी बोल सकते हैं वो क्या बोलते हैं ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला बॉन्ड है उसे नीचे ले वहाँ पे ले जाओ और वहाँ पे पॉजिटिव ले आओ फिर वो प्रोफाइल बन जाएगा. हाँ ऊपर ले जाके इसे इधर ले आ. हाँ ये भी बन सकता है. बीच में है ना रिंग के. हाँ तो दोनों जगह रिंग में रहे मतलब. हाँ क्योंकि एरोमेटिसिटी कम होगी ना. पर एरोमेटिसिटी कम होने का मतलब ये नहीं है कि वो एरोमेटिक मतलब स्टेबल कम हो गया. कंपेयर जब तक नहीं करोगे बेंजीन के हिसाब से कम होगा बट वैसे स्टेबल है. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? चले आगे. डन. क्या कंपेयर करना है? जैसे ये वन एक्चुअली वेरिएबल तो फिर ज्यादा एरोमेटिक कौन है? नहीं कंपेयर करेंगे. नहीं हमें मतलब दिया ही नहीं जाएगी ऐसी चीज. चले आगे. डन. अब एक चीज और हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं एंड दैट इज रिगार्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज दिस कंपाउंड. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड कि ये हमारा एंटी एरोमेटिक है और आपको ये बता दिया गया है कि ये वाले कंपाउंड जो कि एंटी एरोमेटिक होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं या नहीं बन सकते. अगर ये कंपाउंड इतना अनस्टेबल है तो ये क्या करता है बहुत फास्ट तरीके से मेटल्स के साथ रिएक्ट कर लेता है. इतना रिएक्टिव होता है कि आप इनका रिएक्शन मेटल के साथ रोक ही नहीं पाते. कौन से मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है? एल्कली मेटल्स के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है. अब क्यों इसके पास ऐसी क्या खास बात है कि ये एल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करता है? पॉइंट ये है कि हमारा जो एल्कली मेटल है सोडियम, आपको पता है एल्कली मेटल हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज. आयनाइजेशन कम है मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकता है. जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो जाके इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, हमें एक रेडिकल मिलता है और एक नेगेटिव चार्ज मिलता है. ये वापस से एक और बार एल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करता है. एल्कली मेटल फिर से एक इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन इस रेडिकल को भी नेगेटिव चार्ज बना देता है. सो दिस एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ डायआनायन एंड दिस डायआनायन आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ये मैंने पहले भी कराया था. 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से सिस्टम क्या है. तो आपसे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि डायआनायन बना के स्टेबल हो जाता है. तो एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैन इजीली रिएक्ट विद ionization and low ionization energy metal like alkali metals to form dianions. क्लियर हो गया सबको? हाँ या ना? हाँ. आगे बढ़े. मैम हाँ जी. मैम ये हर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है. हाँ जी. मॉड्यूल देना. Let's see this question. This is also another past year's module. Level 3, question 7 of the module. Level 3, question 7. Question ये है हमारा. क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है
कि अगर मैंने इसको दो इक्विवेलेंट ऑफ NaNH2 के साथ रिएक्ट कराया तो कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म इफ आई रिएक्टेड विद टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaNH2? ऑप्शन में सो आपको ये पता है, कितने बच्चों को ये पता है NaNH2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस? और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या करेगा? ये एसिडिक एच उठाएगा, और दो इक्विवेलेंट है तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड उठाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड उठाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें से कौन सा एच है? COH। तो ये बात तो पक्की है भाई, COH तो निकल जाएगा। तो COH निकल गया तो क्या बन गया? CO-। और कौन सा स्ट्रॉन्ग एच है? ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला? ये वाला, क्योंकि फिनॉल है और ऊपर से NO2 का यहाँ क्या लगेगा? -I। तो ये वाले दो H निकल जाएंगे, बाकी सारे एज इट इज। समझ आया सबको? हाँ या ना? अच्छा, ये मैंने ऑर्थो पे लगा दिया, पर ये एक्चुअली मेटा पे है क्वेश्चन में, तो भी वही बनेगा ऑप्शन। तो this will remain as it is. The triple bond H will also remain as it is. सबको समझ आ गया? कोई डाउट? आगे चले। अगर ऑर्थो पर होता और इसके यहाँ पे लगा देती मैं, सपोज ऑर्थो में, तो मैं इसको हटा देती मेटा के बजाय वाले से। मतलब अभी जब इसमें है ही नहीं तो इधर ऑर्थो पे लगाओ या मेटा पे लगाओ, ये इससे तो ज्यादा ही ऐसे दिख रहेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें दिख रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पे, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो लीस्ट नहीं होता था, वो बस पैरा से कम होता था, ये भी याद रखना है ना। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द वन विच, आपको इस पूरे क्वेश्चन में से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पिक करना है, ठीक है? 4 पार्ट है क्वेश्चन के, वी हैव टू पिक द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। हाँ, मॉड्यूल सॉल्व एग्जाम्पल 19, पर उसको मत देखना क्योंकि उसमें सिर्फ सोल्यूशन होंगे, फिर मैं नहीं चाहती कि तुम सोल्यूशन दो, इसलिए मैं लिख देती हूँ। सो यू हैव टू पिक द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आउट ऑफ दिस। ए बी पार्ट है इसका, मैं जिसको बोलूंगी वो आंसर देगा। सी डी अपने मन में रख लो। First part done. Gaurav will answer the first part. D होगा। हाँ हाँ, पक्का फिर लॉक कर दूं? सोच ले अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आंसर तो तू ही देगा, मैं भले वेट कर लूंगी। पक्का लॉक कर दे, कभी सी कभी डी हो रहा है। सी लॉक कर दिया जाए, फिर -1 +4 वाले मार्क्सिंग होने वाले, ठीक है? सी कर दिया जाए। देवांश तुझे क्या लगता है, तेरा दोस्त सही बोल रहा है? नहीं बोल रहा सही? क्या बोलना चाहिए आंसर? क्या लग रहा है? हे भगवान, बुद्धि दे दो इन बच्चों को।
मैम डी है क्या? इतना एसिडिटी बेसिसिटी करने के बाद भी तुम्हारे कुछ घुसा नहीं गया दिमाग में? तो पेपर में कैसे याद आएंगी? क्यों नहीं? फिर उसके बाद फिर याद नहीं आएंगी तो फिर मैं दोबारा ओवर कर लूंगा, है बार बार करता रहेगा क्या? अभी तो मैंने जीओसी का वो लिया था, तब तूने राइट किया था। तूने एक तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आया तो जीओसी की क्विज में, तुझे बिल्कुल भी मतलब डर जैसी कोई चीज नहीं है ना, तुझे मुझसे कोई डर नहीं है ना? तो तू बता कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेसिसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? तो फिर प्यार से बात ही नहीं समझ आती है किसी को। कितने बच्चे मान पा रहे आंसर डी होगा? आंसर मैंने आपको बताया, हाइब्रिडाइजेशन पहले देखनी होती है। तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये रेजोनेंस में गया, ये लीस्ट हो गया, हटा दो इसे। ये अवेलेबल है, ये तीनों भी अवेलेबल है, देन हमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी होती है। ये sp2 है क्योंकि ये डबल बॉन्ड पे प्रेजेंट है, तो ये सेकंड लीस्ट हो गया। इन दोनों में से चेक करना है। अब सल्फर का और ऑक्सीजन का कोई और इफेक्ट लग ही नहीं सकता क्योंकि वो इतने दूर प्रेजेंट है, तो ओनली माइनस आई हैव टू लिखो। सल्फर का माइनस आई कम होगा, इसलिए मोल बेसिक हो गया। बात समझ आई? सबको नहीं आई? फायदा क्या हुआ तुम्हारे सैटरडे की क्लास वेस्ट करने का? भी वहीं के वहीं हो तो। भाई मैंने यही तो बोला, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए माइनस आई कम है। ऐसे ही क्या, ऐसे ही देखा, ऐसे भी नहीं देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सारे। अब मेरे से डांट खाओगे और सीधा क्लास के बाहर जाओगे अगर आंसर नहीं दिया तो। अरे मैंने बोला कि नहीं, जिससे मैं पूछूंगी। अब तो हो गया। क्या आंसर है? चल तू ही बता, तुझसे पूछ रही हूँ। बी लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सही चला। क्यों? इसका लोन पेयर रेजोनेंस में गया, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में गया। ये sp2 है, ये sp3 और रेजोनेंस में भी नहीं है। मतलब सेम चीज ही बार बार रिपीट हो रही है उसके बाद भी। चलो दोबारा करते हैं। सान्या अब तेरी टर्न है बेटा। बहुत अच्छे से मार्क्स, मतलब बहुत अच्छे से वो करना है, आंसर देना है। अरे यार वो क्यों नहीं होना? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। माइनस आई कम लगेगा। पुल इलेक्ट्रॉन है ना, खींच लेगी तो बेसिसिटी कम नहीं हो जाएगा? मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सबको खुद ही समझ आना चाहिए। चलो ए बी सी नेगेटिव है, डी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और इसका आंसर पहले हमें शाहीन देंगी और अगर वो गलत देती है तो आयुष देगा। तो शाहीन गलत देने का मौका नहीं देना। बेसिसिटी नहीं, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ओके क्या बोला तूने? वहां पे सुना नहीं मैंने। हैं डी, डी फॉर दिल्ली। एक बता बेटा, मैं दो दो ऑप्शन का क्या करूंगी? डी लॉक कर दिया जाए। आयुष तुझे क्या लगता है? मैम सी। हे अल्लाह,
भाई तू पढ़ भी रहा है, घर बैठ के कर क्या रहा है तू? मैंने सवाल क्या पूछा, जवाब क्या दे रहा है? ऑनलाइन वालों को ना डांटने का भी मन नहीं करता है, ऐसा लगता खुद में क्या नहीं पूछा? आता। मैम नहीं मैम, क्या पूछा? मेरे को नहीं पता क्या पूछा, चुप हो जा तू। अरे मैम बता दो, मैंने सुना मोस्ट नहीं था। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा था मैंने। ओ, ये होगा क्या? ए। हाँ अब सही बोला है। हे भगवान, नेगेटिव चार्ज ज्यादा बेसिक होगा या लोन पेयर? तो फिर काहे का इतना दिमाग मार रहे हो? नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा लेवाइल है ना, नेगेटिव चार्ज इज द बर्डन, सबसे पहले देगा अपने इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात? और अगर मैं ए ऑप्शन ना देती तो ऑप्शन डी हो जाता, क्योंकि इसमें प्लस आई लग रहा है और लोन पेयर है। अरे डी हो जाता है, एम लग रहा है। अरे तो सेकेंडरी ये भी नहीं है। अच्छा ये टर्शरी है, सॉरी। हाँ सॉरी, हाँ सॉरी। फिर बी हो जाता, फिर डी हो जाता, फिर सी हो जाता। ठीक है। वापस से क्या? अमीन्स की वजह से मतलब एमई की वजह से नहीं, वो तो टर्शरी हो गया ना, डिग्री चेंज होगी। 2 1 3 का ऑर्डर होता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द बेसिसिटी। इससे ज्यादा मैं बेसिसिटी करा नहीं सकती, मुझे लग रहा है अभी भी नहीं समझ पाया ना तुम्हारा, फिर तुम्हारा दिमाग कम है, मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगी इसमें। ऑर्डर बता दो, बेसिसिटी का ऑर्डर बताएंगे सारे। ऋषिता बताएगी, बहुत देर से छुप कर बैठी है ना। हाँ नहीं, तू ना तब क्यों नहीं पूछी, अब क्यों पूछ रही है? तो फिर पूछ लेती। हाँ पर हमने हाइड्रो उसमें देखा था ना, गैस फेज में पूछते हैं तो 3 डिग्री हो जाता, पर जब कुछ नहीं लिखा था एक्वस मीडियम होता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाती है। वही बात है, हाँ वही बात आ गई। हाँ एग्जैक्टली वही बात। बेसिसिटी ऑर्डर मैंने किससे पूछा? ऋषिता। ऋषिता के बाद अस्मी आंसर देने वाली है। मैंने अब तुम्हें सारे जो मुझे लगता था जिसमें तुम फंस सकते हो ना, वो सारे गिरा दिए, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल है चाहे वो है। अब इसके बाद भी तुम फंसे ना तो तुम अपनी जिम्मेदारियां खुद हटा लो। है सॉरी, अब क्या तेरा समय गया? मैंने पूछा, मैंने अपने आप ही बता दिया। ऑर्डर बता। सही जवाब है। क्या ऋषिता तू रीजन दे दे चल। वाह गुड रीजन। क्यों है? तुमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है और कुछ नहीं। मैं बताऊं, हम लोग जितना दिमाग एक्सक्यूजेस बनाने में लगाते हैं ना, उतना दिमाग अगर आप पढ़ाई में लगा देना तो शायद काम है। एक्सक्यूज कैसे? मैं भूल गया था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मेरे को फिजिक्स भी करनी है, मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं है। तुम दुनिया के जितने एक्सक्यूज बनाते हो ना, उतना टाइम में अगर तुम यहाँ पे ध्यान से समझ लो ना, और वो भी सिर्फ क्लास में जो बोल रही हूँ वही समझ लो ना, तो तुम्हारा कोई आंसर गलत ना हो। लेकिन दिमाग का एक कोना तो इस चीज में रहता है ना, एक्सक्यूज क्या बनाने हैं। गेट लॉस्ट। एनालीन्स के केसेस में SIP लगता है। ऑर्थो इफेक्ट, जो ऑर्थो वाले होते हैं वो लीस्ट बेसिक होते हैं और ऑर्थो पे ही लगे हुए हैं, और जितना बड़ा लग जाएगा SIP उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बेसिसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। रीजन इज SIP। हम भूल जाते हैं, हमने रिवाइज नहीं किया, हमें बाकी सब्जेक्ट्स भी करने होते हैं। ये एक्सक्यूजेस अगर टॉपर दे देना, वो टॉपर ना बने, तभी तो तुम लोग टॉपर नहीं बनते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही एक्सक्यूज देने में लगा रहता है 24 घंटे। मैं थक गई, मैं सो गई, मेरा दिमाग खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है ना।
अगर हम अपने 100% पोटेंशियल, तुम्हें पता है ना स्टैटिस्टिकली हम लोग इंसान जो है अपना 10% ब्रेन भी यूज नहीं करता। 10 तो ज़्यादा बोल दिया, 1% भी यूज नहीं करता वो टेक्निकली। और वो 2% यूज करे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और 1 क्या, तुम तो मुझे लग रहा है 0.001 भी यूज नहीं करते। और फिर एक्सक्यूजेस, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं मैम, कंफ्यूज हो जाते हैं। अबे पढ़ोगे तो कहाँ कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज होना तो हम ना कंफ्यूज हो जाते, या बाकी जनता ना हो जाती कंफ्यूज। एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस, बस एक्सक्यूजेस, कुछ नहीं देना आता और किसी को। यहाँ पे गलत सुन लिया, गलत बोल दिया, भला करे भगवान इनका। चलो बताओ एक और इफेक्ट, एसिडिटी बताएंगे, एसिडिटी ऑर्डर। प्रियांशी से शुरू करें। प्रियांशी, हाँ है प्रियांशी, है भी? Yes, ma'am. हाँ तो बेटा चुप मत हो जाना, फिर मुझे लगता है तुम भाग गई क्लास से, है ना? Okay, ma'am. देख तो पा नहीं रही हूँ, तो इसलिए तुम मुझे जल्दी से तसल्ली से बिना घबराए आंसर दे दो और मुझे बता दो एसिडिटी का ऑर्डर क्या है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, तभी वो यूज नहीं कर पा रहा अपना ब्रेन। संगति का सर बहुत गलत चढ़ रहा है तेरे ऊपर गौरव, साइड होगा। हाँ प्रियांशी ऑर्डर बताएगी बेटा। सान्या अभी रुक जा, पहले तो हार मानने दे भाई। प्रियांशी बता रही है Ma'am, CBA. सी क्या करूं, हाईएस्ट, Yes, ma'am. फिर उसके बाद D. फिर उसके बाद ए। कितने बच्चे कह रहे हैं यही ऑर्डर है? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। ए सबसे, सॉरी सी सबसे हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि Ortho. वेल डन, वेल डन। क्या तुम्हारा यही ऑर्डर था सान्या? पक्का श्योर? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सान्या दे देगी। हमारा एक डाउट था, एसआई में अगर ऑर्थो पोजीशन में होगा माइनस आई वाला भी रहता है, अब भी हम उसको बिल्कुल ज़्यादा ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, माइनस आई प्लस एम प्लस आई जो मर्जी हो, नेचर ऑफ ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, एस आई पी होगा। नहीं एसआई भी होगा बट वो बेसिडी गिरा देगा ना, तो जितना ज़्यादा होगा। बिल्कुल माइनस आई प्लस आई कुछ भी हो लग जाए, हमें मतलब नहीं है। एसिडिटी पूछ लिया ना मैंने। सान्या के बाद ईशान की बारी है। मुझे तो वही दिख रहा है, तुझे कुछ और दिख गया तो कुछ कह नहीं सकती। डी उसके बाद, अच्छा ईशान कैन यू प्लीज करेक्ट इट? डी ए सी बी, शाबाश, दिस इज नॉट। भाई फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड? इक्वी एनर्जी भूल गए? हाँ भूल गए, तो फिर भूल गए, तो लगाया तुम भूल गए। इक्वी एनर्जी ज्यादा है तो सबसे अच्छा सल्फोनिक, 2 इक्वी एनर्जी, फिर कार्बोक्सिलिक, फिर फिनॉल और फिर अल्कोहल। ठीक है, हाँ जी नंदनी आयशा क्लियर? Yes, ma'am.
अब लोग अब सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे को नहीं लगता कि इसमें अब कुछ भी दिक्कत है। एक और कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। मोस्ट स्टेबल cation ऑन हीटिंग, विच ऑफ द कंपाउंड विल यील्ड मोस्ट स्टेबल cation ऑन हीटिंग? एक मिनट, कौन से वाले क्वेश्चंस में? हाँ, क्योंकि तुम खुले दिमाग से नहीं कर रही ना। हम देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में ई और ए में डाउट है, बिकॉज़ आपने बोला था वहां पे इक्वल एनर्जी आता है, उसको फिर हाईएस्ट एनर्जी, तो फिर ए को जानी होना चाहिए एनर्जी, तो ए को दिया तो है सी से ज्यादा। डी में भी 2 की एनर्जी है भाई, सल्फोनिक एसिड है वो, एस डबल बॉन्ड ओ एच। इक्वल एनर्जी से पहले भी जो हमने यूज किया था एक जैसे सल्फोनिक है वो तो अपने को 2 हाँ, चांसेस ना, 2 चांसेस है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मोस्ट स्टेबल cation ऑन हीटिंग? कोई भी बता सकता है। हाँ बताई तो, अब क्या ही करना है। कितने बच्चे सी के साथ है? अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब, एरोमेटिक। एक और चले, ये भी अच्छा सवाल है। ये सबको समझ आ गया ऑनलाइन वाले? तान्या, यस मैम। आयुष, ये तो वन नोट ही है, कोई नहीं, यहाँ लिख देते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है आप लोगों को फिर से। और इसमें हम लोगों को बोला गया है ऐसे कंपाउंड्स। एसिडिक स्ट्रेंथ, बी हाईएस्ट। तेरे को मैं कैसे समझाऊं कि तू, वही बोल रहा था कि लोएस्ट, अच्छा क्यों नहीं नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसमें एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। अच्छा, प्लस नहीं आएगा प्लस तो आएगा, प्लस निकलेगा तो माइनस, तो फिर तो भी तो लीस्ट होना चाहिए था ना, पहले क्यों हम बोस था वो मैं अच्छा। हाँ भाई, फिर ऋषिता जी देंगे आंसर पक्का? CAB, डिसअपॉइंटमेंट टू अनदर लेवल है भाई। हाँ, ईशान बोल। ACB सही जवाब। क्यों भाई ACB क्यों है? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आएगा, एक तो ये एरोमेटिक बना रहा है, ऊपर से CN के साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है, समझ गए? और ये बहुत ही बेकार होने वाला है क्योंकि नेगेटिव चार्ज एंटी एरोमेटिक बना रहा है। और सबसे ज्यादा बच्चे क्या गलती करते हैं, वो प्लस और माइनस साइन गलत लगाते हैं। यहाँ पे अगर एसिडिटी पूछ रही है तो H+ निकाल के नेगेटिव लगाओ, और यहीं पे अगर सेम क्वेश्चन मैंने Br लगा के पूछा होता है AgBr का प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, तो Br- निकाल के प्लस लगाओ। अगर आपने प्लस वाली जगह पे माइनस लगा दिया, माइनस वाली जगह प्लस लगा दिया, तो एंटी का बन जाएगा एरोमेटिक, एरोमेटिक का बन जाएगा एंटी, क्वेश्चन हो जाएगा गलत।
समझ आया सबको, हाँ या ना? तो ये गलती नहीं करनी, एसिडिटी AGBR वाले क्वेश्चंस में केयरफुल साइन को पुट करना है, ठीक है। और इसके साथ GOC खत्म। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद आइसोमेरिज्म। ब्रेड्स रूल बता देती हूँ, हाँ वो मैं भूल गई बताना। ब्रेड्स रूल आई फॉरगॉट। ब्रेड्स रूल का एक सिंपल सा पॉइंट है, वो याद लिख लीजिए। प्लेनैरिटी कैन नेवर एग्जिस्ट ऑन bridge head position. Can never exist on bridge head position. Now what is this planarity? Planarity means sp2 hybridization. sp2 hybridization किस किस की हो सकती है? या तो कार्बोकेटाइन की हो सकती है या फिर एल्कीन की हो सकती है। तो ना ही एल्कीन ब्रिज हेड पोजीशन पे बन सकता है, ना ही कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड पोजीशन पे बन सकता है, बट ये वैलिड होता है व्हेन रिंग साइज इज लेस देन 8, क्योंकि उसमें ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि वो रिंग साइज 8 से बड़ा है। सो दिस इज वैलिड व्हेन रिंग साइज इज लेस देन 8। मतलब 6 मेंबर्ड रिंग आ रही है, 7 मेंबर्ड रिंग आ रही है, तो ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं लगाना। अब ब्रिज हेड पोजीशंस क्या होती हैं? जैसे कि एक रिंग बनाई ना, इस रिंग में 2 कार्बन आप चूज करिए, उन दोनों कार्बन को मिनिमम 1 कार्बन से जोड़ सकते हैं। तो अगर मैंने 2 बगल बगल वाले लिए और 1 से जोड़ा, देन जहां से शुरू हुआ जहां एंड हुआ ये ब्रिज हेड होता है। आप चाहो तो 1 और 3 ले सकते हो और 1 की बजाय 2 कार्बन से जोड़ सकते हो, कितने भी कार्बन मिनिमम 1 से जोड़ना, तो ये दोनों ब्रिज हेड हो गए। ऐसे नहीं करना आप ना कि बिना कार्बन के जोड़ दो सीधा, मतलब ऐसे जोड़ दिया तो वो ब्रिज हेड नहीं, कंपाउंड ही बाइसाइक्लो कंपाउंड है। तो ये नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। एटलीस्ट 2 कार्बन जो बगल बगल वाले हैं रिंग के, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है या ऑपोजिट है, उनको मिनिमम 1 से जोड़ना है। 1 2 3 कितने भी लगा उसके, है ना। और ऐसी सिचुएशन का कहानी ये है कि इन पे प्लस नहीं आ सकता। मतलब अगर मैंने कभी जीवन में गलती करके यहाँ प्लस लगा दिया तो ये कार्बोकेटाइन मोस्ट अनस्टेबल हो जाएगा। मिनिमम 1 से जोड़ना, 2 कार्बन को मिनिमम 1 कार्बन के साथ। अगर एक और चीज, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन दे दी गई ना, पहले से ही सोच लेना, जैसे यहाँ इसने लगा दिया प्लस और यहाँ लगा दिया O, और आप कहें कि मैम ये तो बहुत स्टेबल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगी। भाई अगर O का रेजोनेंस कराओगे तो ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या आ जाएगा? डबल। और ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल या प्लस आ नहीं सकता, तो इस O की कोई रेजोनेंस नहीं होने वाली। दिस कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल, नो रेजोनेंस। हाँ, इसलिए प्लेनैरिटी, हाँ तो वो तो अनस्टेबल है, पर ये ना सोचें कि प्लस एम की वजह से शायद स्टेबिलिटी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि प्लस एम वर्क ही नहीं कर रहा है ना। आप यहां लगा सकते हो, मतलब यू कैन डू इट दिस वे, यहां प्लस लग सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट अ ब्रिज हेड पोजीशन। ब्रिज हेड पे प्लस नहीं आ सकता, दिस कैन एग्जिस्ट, बट ये दोनों नहीं एग्जिस्ट, ठीक है। बट इसके लिए रिंग साइज 8 से कम करना है, इसलिए जो 10 एन्यूलिन का केस बताया है उसमें ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड पॉसिबल है, क्योंकि जो प्लेनर वाली रिंग है वो 10 कार्बन की है। सबको समझ आ गया? इसके साथ समाप्ति, एंड आई विल सी यू गाइस ऑन वेडनेसडे विद आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के लिए मैं फिर से बता दूं कि हम सारे सॉर्ट ऑफ आइसोमेरिज्म यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। अगर आपको आइसोमेरिज्म यहाँ खासकर ऑप्टिकल नहीं समझ आया तो आप फिर से फंस जाओगे, क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगी रिएक्शन मैकेनिज्म के, मैं सीधा क्वेश्चन में पूछूंगी नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने आते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मतलब आइसोमेरिज्म इजी है, हमें आता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होने वाला है, बहुत ज़्यादा टिपिकल है। चलो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास।